नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों पीईटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन इकोनॉमी, उसके पिछले वर्षों के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और इनसे हो सकता है एक दो सवाल आपको मिल जाए जाते जाते, है ना। तो देखने में कोई बुराई नहीं है। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार था। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। इससे एक सवाल पूछ लेता है ना, क्योंकि टॉपिक में ही। तो गोल्डन रेवोल्यूशन था किसके लिए आपका इनमें से? तो यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए भाई? हॉर्टिकल्चर, पोटैटो, पेट्रोलियम, ऑयल सीड। तो आपको मुझे पता है कन्फ्यूजन आप सीधा कर दोगे ऑयल सीड, पर ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये था जो बागवानी के लिए आई थी स्वर्ण क्रांति। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए आया था? हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर बोले तो जैसे फ्रूट्स है, हनी है ना, इन सब चीज़ों के लिए आया था। ये बागवानी होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। और एक सवाल और है, इसका जनक भी पूछ सकता है। तो इसका जनक माना जाता है निरपक टूटेज, है ना, थोड़ा अजीब नाम है। निरपक टूटेज को माना जाता है, ठीक है, निरपक टूटेज याद रखना। इसके बाद है कह रहा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, यानी बात कर रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी IRDA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IRDA का, है ना, इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे IRDA का हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। फिर कह रहा है कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। जैसे नाबार्ड है, लोन एसोसिएशन है, कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मतलब जो आपका पैसा जमा नहीं कराता है आपका। तो ये है आपका नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? अगर पूछ ले तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मोस्टली सारे बैंक्स का मुंबई में ही है। और बना कब था ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो 12 जुलाई 1982 को बना था ये नाबार्ड, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको याद रखना। अगला देख लेते हैं। इसके बाद है गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? यानी गन्ने पे जो FRP है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन, तो इसको मंजूरी देने वाला कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है। इसके बाद भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है एशिया में, कह रहा है कहाँ पे स्थापित किया गया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? तो इसको कांडला में करा गया, गुजरात में, है ना, कांडला गुजरात में। फिर कह रहा पंचवर्षीय योजना, इससे सवाल देखिए निश्चित ही है, आना ही आना है। पंचवर्षीय योजना से एक सवाल निश्चित है आता है। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का जो उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना, है ना, यानी ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रेजिंग प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये किस में लाए थे हम लोग? 7वें 5 ईयर प्लान में आया था। कब आया था? 7th 5 ईयर प्लान। और इसका समय कब था 7th 5 ईयर प्लान का? 1985 से 1990 तक, ठीक है। चलो, कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक है, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? ये किसको बताया जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग? तो ये मानते हैं हम किसको? M विश्वेश्वरैया को। किसको मानते हैं? M विश्वेश्वरैया को मानते हैं आर्थिक नियोजन के जनक भारत में, ठीक है। उसके बाद है अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, है ना, जो ऑपरेशन फ्लड यानी चला था दूध के लिए? कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें से शामिल नहीं था आपका कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई में बेंगलुरु, ठीक है। कह रहा GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम भी करती है? यानी विच सेलियन फीचर ऑफ GST अलाउ द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द एंड ऑफ कंज्यूमर? तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा। ये डेस्टिनेशन टैग बेस्ड है ना, गंतव्य आधारित टैक्स, जिसके पास वो प्रोडक्ट जाएगा उससे उसको लिया जाएगा भाई, है ना। और GST को इंट्रोड्यूस करा गया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से, ठीक है। और भारत में GST डे भी 1 जुलाई को मनाते हैं, ये भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से GST इंप्लीमेंट हो गया था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं? भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गैडगिल योजना कहते हैं भाई, है ना। तो पंचवर्षीय योजना से सवाल तो जरूरी आना। तो गैडगिल प्लान बोला जाता है किस योजना को? तीसरे 5 ईयर प्लान को। किसको बोलते हैं? 3rd 5 ईयर प्लान को बोला जाता है, ठीक है। और इसका समय कब था? 1961 से 66। कब था? 1961 से 66 तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को मंजूरी दी गई थी भाई, है ना। तो यानी नाबार्ड की बात कर रहे हैं। नाबार्ड का अप्रूवल पार्लियामेंट के एक्ट जो था 1981, कौन सा सेक्शन था? तो ये सेक्शन था आपका
हो जाएगा सेक्शन 61, है ना, सेक्शन 61। नाबार्ड की स्थापना बताई ना मैंने, 1982 को हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जीएसटी जो है प्रपोज करी थी किसने, कौन सी कमेटी ने? तो इसके लिए आप कहोगे केलकट टास्क फोर्स, है ना, केलकट टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है भारत की जो दुग्ध क्रांति का चरण था, यानी मिल्क रेवोल्यूशन का जो फेज था 1970 से 80 तक, उसको विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था, है ना। तो ये किसके द्वारा करा गया था? यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। फिर कह रहा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो प्रथम चरण है उसके दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, है ना, जो नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, उसमें किन बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं होता? देखो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ सबसे पहले, और हुआ कब, समय पूछेगा तो 1969 में हुआ था, है ना, 1969 में हुआ था। तो देना बैंक, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, इनमें से किसका नहीं हुआ था पहले फेज में? तो ये नहीं हुआ था आपका विजया बैंक का, ठीक है, विजया बैंक का। इसके बाद कह रहे हैं हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है भाई, है ना, हाई यील्डिंग वेराइटी शीट्स, ये आपने ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा भाई। इनका फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वेराइटी। इसके बाद इसको ध्यान से पढ़िए, कह रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना के लिए 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों को निपटारा के लिए किस संगठन का जो है इस्तेमाल किया, या किस संगठन जो है काम करता है जीएसटी एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेंट जो डील करता है। तो ये किसके द्वारा डील करा जाता है जीएसटी से रिलेटेड भ्रष्टाचार ना हो अगर? तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, CCI देखता है। इसके बाद राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है? तो ये करी गई है किसके द्वारा? ये करी गई है RBI के द्वारा, ठीक है, RBI हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, कह रहे 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या है? तो 5 ईयर प्लान जरूर देख लो, मैंने पूरा ये जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है चैनल ना, उसमें मैंने पूरा डाला, उसको देख डालो, ठीक है। और तभी मैं कह रहा हूँ 25 टेस्ट हमारे जो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे पढ़े उनको जरूर लगा लो, इस सब उसमें टेस्ट के थ्रू ही मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को कर दिया, मात्र 49 रुपये का है ना। कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, ज्ञान सर डिस्काउंट खरीदने से पहले 49 का मिल जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई 2007 से 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? यानी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें कौन पार्ट नहीं था? विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो इनमें से पार्ट नहीं था कौन? बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, है ना, भुगतान संतुलन का समायोजन। औद्योगिक सुधार, कर सुधार, फिजिकल रिफॉर्म, ये सब इसके पार्ट थे भाई। LPG रिफॉर्म ही आया है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लेट डाउन द कंडीशन फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की किसने, कौन से एक्ट ने बैंकों के लिए राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो ये बैंकिंग कंपनीज जो एक्ट था 1970 उसने, है ना, बैंकिंग कंपनी एक्वाजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग्स। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? क्या आउटकम निकला जो LPG रिफॉर्म आ गया भाई? राजकोषीय नीति में सुधार आया, और मौद्रिक नीति में सुधार है, या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन हुआ? तो बहुत ही आसान, ग्लोबलाइजेशन हो गया भाई इसकी वजह से, है ना। आप देख रहे हो कितने सारे ब्रांड भारत में आ गए, कितनी सारी कंपनियां भारत में आ गई। इसके बाद कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जानता है? तो ये बच्चा जो जन्म भी नहीं लिया, पैदा भी नहीं हुआ, उसको भी पता होगा भैया, MS स्वामीनाथन का नाम, ठीक है। फिर कह रहा है विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च, यानी स्थिरता के साथ विकास, ये उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था 4th 5 ईयर प्लान का। किसका था? 4th 5 ईयर प्लान का, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो पब्लिक सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, या प्राइवेट सेक्टर? तो ये हो जाएगा भाई, सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर, है ना, जिसमें भाई कोई भी कर सकता है उसको ओन। ग्रीन अकाउंटिंग मीन मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री टेकिंग इट इनटू अकाउंट एस्टिमेट ऑफ, यानी हरित लेखांकन का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो हरित जो लेखांकन है इसका मतलब है किसको ध्यान में रखते हुए? इसको पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट डैमेज यानी प्रदूषण और पर्यावरण हानि को ध्यान में रखते हुए जितना भी पैसा कमाना है कमाओ। इसके बाद है कह रहा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड,
एकदम ही लड्डू सवाल है। एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी, तो एलपीजी बाय एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड यूपी कैपिटल या पेड अप कैपिटल ऑफ कीजिएगा हेल्ड बाय गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन। तो कोई भी अगर सरकारी कंपनी है उसमें कम से कम सरकार की जो अधिकार है वो कितने प्रतिशत का होना चाहिए? 51% का होना चाहिए भाई। इसके बाद कह रहा है डैश इज अ सेंट्रल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल, एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर, यानी क्या कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो इनमें से नाबार्ड भाई है ना, नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई है ये कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, तुरंत बताइए इसको, वीडियो पॉज करिए पहले बताइए ना, जिससे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपका लाइक करने में कुछ नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वनडे के सारे एग्जाम की तैयारी होगी, जैसे ही ये पीईटी का एग्जाम हो जाएगा ना, यूपीएसआई के आपको पीवाईक्यू कराऊंगा, मूल विधि के, हिंदी के, जीएस के, है ना, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव करेंगे। पूरी तैयारी यूपीएसआई की आप 99 में कर सकते हैं। पूरा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपके पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, नोट्स पड़े हुए हैं। 49 रुपये की आपको 25 टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। यूपी पीसेट का 499 में मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। संपूर्ण तैयारी इसके थ्रू हो जाएगी आपकी। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दी जा रही हैं, टेस्ट सीरीज, डेली नोट्स, करंट अफेयर्स, गाइडेंस, प्रॉपर हर चीज़, और ये सब आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेगा। इसके बाद कह रहा है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था भाई? तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की क्राइसिस थी, विदेशी मुद्रा भंडार संकट में जो था उसके तौर पे, ठीक है। हॉलमार्क इज यूज्ड एज अ लोगो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हॉलमार्क लोगो का जो उपयोग है किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क जो लोगो है इसका उपयोग हम करते हैं जेवर के लिए भाई, है ना, ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक। तो कौन इसमें से एक वाणिज्यिक बैंक नहीं होगा? HSBC, सिडबी, SBI, ICICI बैंक। तो इसमें से वाणिज्यिक बैंक एक नहीं है, सिडबी, ठीक है, सिडबी कॉमर्शियल बैंक नहीं होगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? द फाइनल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय होम अमंग द फॉलोइंग। तो भाई कौन देता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति? बहुत ही आसान, ये देगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब तो रही नहीं खैर। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी का हिस्सा कौन था इनमें से? रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, सभी, या उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, या सिंचाई। तो तीनों ही को रखा गया था इसके तहत, ठीक है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज़ बिलोंग टू। तो इनिशियल इकोनॉमी का जो फेज़ होता है ना, उसमें कोई भी एक्टिविटी मोनली प्राइमरी से ही शुरू होती है भाई। जब प्राइमरी एक्टिविटी उत्पादन होगा तभी तो फिर वो क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा, है ना, तभी फिर उसका सर्विस होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, कंजम्पशन होगा। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं भाई, है ना? पर 1000 लाइव बर्थ। तो इसको बोलते हैं हम क्या? क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, या नन ऑफ दी अबव। तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, है ना, क्रूड जन्म दर। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये भी अभी मैंने ऊपर आपको बताया था जब हम लोगों ने अभी 5-year प्लान देखा था कि 14 राष्ट्रीय बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था निजी बैंकों का, 14 बैंकों का हुआ था, ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधारों पे आप देख रहे हो बहुत सवाल पूछा जाता है 1991 के रिफॉर्म में, तो इसको एकदम रट डालो भैया, है ना, इसी से सवाल आ रहे हैं देखो बार बार। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इनमें से किस उद्योग को आरक्षित करा गया था? तो ये था परमाणु ऊर्जा उत्पादन, एटॉमिक एनर्जी जो है जनरेशन, ये पब्लिक सेक्टर ही रहेगा, है ना, बाकी प्राइवेट हो गए, क्योंकि भाई एटॉमिक एनर्जी दे देंगे प्राइवेट्स को तो बहुत कुछ वॉर्स वगैरह भी हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है देश को, देश की सॉवरेनिटी भी खराब हो सकती है। चलो अगला कह रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे भाई? यानी डेप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, लास्ट डेप्टी चेयरमैन। तो लास्ट डेप्टी चेयरमैन योजना आयोग के थे मोटेंग सिंह आलूवालिया। कौन? मोटेंग सिंह आलूवालिया। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टरनी, सबसे ज़्यादा जो नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर है वो किस सेक्टर में है? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? तो किस राज्य को चुना गया भैया आरंभ स्थल के रूप में हरित क्रांति की? कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसकी शुरुआत पंजाब से होती है, ठीक है, पंजाब से।
नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक दर का अर्थ क्या है भाई। बैंक रेट क्या होता है भाई, व्हाट इज बैंक रेट, बहुत न्यूज़ में रहता है, आप सुनते होगे इसको। तो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, है ना। जो भी देश की केंद्रीय बैंक आधिकारिक ब्याज दर लेती है उसको बैंक रेट बोलते हैं। बैंक दर का फिर से अर्थ तो ये तो वही हो जाएगा आपका, है ना। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। इंग्लिश में कहें तो सीआरआर जो होता है ना, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, अगर इसको कम कर दे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व होता है जो आरबीआई कहता है आपके पास इतना पैसा जो है रिजर्व रखना पड़ेगा, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं भाई, है ना। आपको इतना रिजर्व रखना है, तो अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो भाई कम लोन देगी, अगर इस्तेमाल वो भी करने लगी तो ज़्यादा लोन लेती, यानी क्रेडिट क्रिएशन तो बढ़ जाएगा उसका ना, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट मेकिंग। जितना मन है उतना पैसा छापो भारत में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका में चलती है भाई। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है भाई, 100 रुपये के नोट में किसके साइन करते हैं भैया, तो आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। फेमा क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म क्या है फेमा का, बहुत ही न्यूज़ में रहता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन, मैंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा, अगर क्या बढ़े, ब्याज दर, शेयर की कीमत, नई पूंजी पर प्राप्तियाँ या व्यक्तिगत कर। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन कैपिटल, नई पूंजी पर अनुमति प्राप्तियाँ अगर ये बढ़ेंगी, अनुमानित प्राप्तियाँ, तो अपने आप जो इन्वेस्टमेंट है वो राइज करेगा, है ना। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करना है, द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो ये करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तृतीय क्षेत्र। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का हमें स्वामीनाथन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का वारगीस कुरियन को माना जाता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, तो वन एंड ओनली पीवी नरसिम्हा राव। स्कैम 1992 पिक्चर देखी होगी, 1991 है कि 2, हाँ 2, हर्षद मेहता वाली, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती, ठीक है। चल, तो ये थे आपके इकोनॉमी के डिटेल में पीवाईक्यू, अच्छे से कर लीजिए। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारे टेस्ट को ज़रूर लगा लीजिएगा जाके, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट बिना किसी स्पेस के, तो आपको 25 टेस्ट मात्र 49 रुपये मिल जाएंगे। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे फ्री में भी 4-5 टेस्ट पड़े हुए हैं वीकली फोल्डर में, उसको भी आप लगा सकते हैं।